ऑलराइट, तो आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th। अब आपका तो पता नहीं, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस। आई होप आप भी एक्साइटेड हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। अब हमारा पहला जो चैप्टर है वो है सेट्स। ये लेट्स से कि कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर्स से बहुत 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 ज़्यादा इजी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी सीखने के लिए नहीं है, इसमें भी सीखने के लिए है। और जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे, इसमें हल्की चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, बट अगेन कंपैरेटिवली बाकी जो चैप्टर्स हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। नाउ इमेजिन कि आप एक स्टूडेंट्स के क्लास में बैठे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें, उनका नाम है A B C एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें आप इन बच्चों को पूछते हो कि क्रिकेट कौन खेलता है और फुटबॉल कौन खेलता है, ठीक है। तो क्रिकेट वाले हाथ उठाते हैं और फुटबॉल वाले हाथ उठाते हैं अलग से। अब आप उनको क्या करते हो ना, आप उनको अलग अलग ग्रुप्स में सेपरेट कर देते हो, ठीक है। तो एक क्रिकेट का ग्रुप बन जाता है और एक फुटबॉल का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में ऐसे ही ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं सेट्स, ठीक है। ऐसे ही बस ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स जो है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे, इसको बोला जाता है सेट्स, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होता है सेट का, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा रखा है। मेरे वीडियोस में आप हमेशा ध्यान देना कि जहाँ भी अगर आपको ये वर्ड दिखता है ना, मतलब इसके बेसिस पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और यही कंसेप्ट अप्लाई करके आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे। अगेन, जो क्वेश्चन होगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है वो हमें बहुत ही अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, तो हमें कोई भी क्वेश्चन उसके बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैथ्स में सेट का एक डेफिनेशन क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें ये वेल डिफाइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूरे कंसेप्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो सेट्स के एग्जाम्पल लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। मेरे पास एक सेट है, इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए सेट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि उसमें 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप को, जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट्स क्लियरली पता है क्या क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं क्या क्या है, ऐसे ही ग्रुप या ऐसे ही सेट को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा कोई ग्रुप रख दूं जिसमें मैं रख दूं सिर्फ प्रिटी फ्लावर्स, ठीक है। अब प्रिटी ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब अगर आपको एक फ्लावर प्रिटी लगता है तो डजंट मीन किसी और को वही चीज़ प्रिटी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड, और हम लोग इनकी बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे, ठीक है। बट हाँ, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा जाएगा कि कौन से सेट को हम लोग सेट बोल सकते हैं या कौन से सेट को हम लोग सेट नहीं बोल सकते। तो जिन सेट्स में आपको लगता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ही सिर्फ आप सेट बोलोगे। जिन सेट्स में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, उनको हम लोग सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर उस सेट में ऑब्जेक्ट्स क्लियरली पता है क्या क्या है, एंड सब अगर उस बात पे अग्री करते हैं कि हाँ इस सेट में ये ऑब्जेक्ट्स जाएंगे, तो ही हम लोग उस सेट को एक सेट मानेंगे और उसे बोलेंगे कि वो एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। पर जिन सेट्स में सब्जेक्टिव आइटम्स आएंगे, मतलब आपके हिसाब से एक ऑब्जेक्ट उस सेट में जाना चाहिए, किसी और के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट उस सेट में नहीं जाना चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वो एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा और उसे मैथमेटिकली हम लोग सेट बोल भी नहीं सकते, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, अगेन, ठीक है। अगेन, जिन सेट्स में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को हम लोग सेट बुलाएंगे, बाकी को हम लोग नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको यस या नो में करना है कि ये एक सेट है या नहीं है। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे? इसमें जनवरी आएगा, इसमें जून आएगा और इसमें जुलाई आएगा, ठीक है। अब ये सबके हिसाब से वही आएगा, ऐसा तो नहीं है कोई पर्सन जो बोलेगा कि नहीं नहीं इसमें जनवरी की जगह पे फरवरी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी वेल डिफाइंड कि जे से जो भी मंथ स्टार्ट हो रहे हैं वो इस सेट में जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट, तो इसको हम लोग एक सेट बोलेंगे, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यस, ठीक है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ध्यान देना, जहां भी आपको ऐसी कोई चीज आती है ना, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट वैल्यूएबल, अगेन दीज आर सब्जेक्टिव क्वालिटीज। जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से अगर कोई मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है तो किसी और के हिसाब से वही मोस्ट टैलेंटेड पर्सन होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप में से कोई बोलेगा अरे चेतन सर क्या पढ़ाता है, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड टीचर। आप में से कोई ऐसा भी होगा जो बोलेगा अरे क्या फालतू पढ़ाता है यार, 10th ही तो पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, 11th ही तो पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, कौन सा जेई पढ़ा रहा है। तो उसके हिसाब से मे बी आई एम नॉट द मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है। तो आई कैन नॉट फिट इन दैट ग्रुप अनलेस एंड अंटिल एवरीबडी अग्रीज दैट अ पर्सन शुड फिट इन दैट ग्रुप।
तो जब मोस्ट टैलेंटेड या मोस्ट वैल्यूएबल या ऐसी कोई भी बात आती है तो वो सब्जेक्टिव आइटम्स होते हैं, एंड सब्जेक्टिव आइटम्स सेट में नहीं जा सकते, उसे हम लोग एक सेट नहीं बोल सकते। तो सेकंड का आंसर होगा नो, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड, दिस मैथमेटिकली कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेट। ठीक है। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अगेन बेस्ट सब्जेक्टिव है, हर एक के हिसाब से बेस्ट अलग होता है, तो नो। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जो भी बॉयज हैं वो सारे एक ग्रुप में चले जाएंगे, एंड एवरीबडी कैन अग्री ऑन दैट कि सारे बॉयज इस ग्रुप में हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि ये किसी के लिए बोले कर ये लड़का कम लड़की ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। तो सारे लड़के एक ग्रुप में जाएंगे, तो वो ग्रुप क्या होगा, वो वेल डिफाइंड ग्रुप होगा, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा यस। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अगेन अ वेल डिफाइंड सेट, सारे नेचुरल नंबर्स जो भी 100 से कम है वो सारे इस सेट में जाएंगे, तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, अगेन इसमें कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है, जो भी नॉवेल्स उसमें लिखे हैं सब उस सेट में जाएंगे, सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो इसका भी आंसर होगा यस। ठीक है। अब 7th में हमें बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सेट में सारे इवन इंटीजर्स लिखने हैं, बट एक इसमें करने से पहले एक बात ध्यान देना, एक बात हम लोग यहाँ पे एक सीख लेते हैं। जब भी कभी ऐसे किसी सेट की बात आती है ना जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंडर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सारे ही इवन इंटीजर्स लिखने जाऊँगा तो इसका पता नहीं मुझे सेट का खत्म कहाँ पे होगा या ये शुरू कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये साइड अगर मैं जाऊँ तो ये साइड कहाँ पे खत्म होगा, ये साइड कहाँ पे खत्म होगा, मुझे पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसे किसी सेट की बात आती है ना, तो उस सेट में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सिर्फ 3-4 नंबर्स लिख के एक पैटर्न एस्टैब्लिश कर देते हैं हम लोग कि ये इसके हिसाब से बाकी एलिमेंट्स आएंगे। तो जब वो 3-4 एलिमेंट्स लिख के आपने पैटर्न एस्टैब्लिश कर दिया, तो आगे आप ये ऐसे डैश डैश देके आप उसको दिखा सकते हो कि ये सेट इस डायरेक्शन में बस कंटिन्यू होता जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में बस कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूछा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अगेन सारे इवन इंटीजर्स एक ही सेट में आएंगे, इट्स अ वेल डिफाइंड सेट, तो इसका भी आंसर होगा यस। नेक्स्ट, बेसिक नोटेशन ऑफ अ सेट, एक सेट को दिखाया कैसे जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी है। किसी भी सेट को जब आप दिखाओगे तो आप उसे एक सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। ठीक है, किसी भी सेट का अगर आपको नाम देना है तो उसका नाम एक सिंगल कैपिटल लेटर से आपको देना पड़ेगा, ए से या बी से या सी से या डी से, जो भी आप उसको लेटर असाइन करना चाहते हो, बट एक लेटर आप उसके नाम के लिए असाइन करोगे, वो लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। दूसरा, सेट में जो भी चीज़ें आएंगी वो कर्ली ब्रेसेस में, वो कर्ली ब्रैकेट्स में, या जिनको हम लोग पंक्चुएशन वाइज ब्रेसेस बोलते हैं, वो ब्रेसेस में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सेट के अंदर जो भी आइटम्स आते हैं, जैसे कि इसमें 2, 4, 6 और 8 है, हर आइटम को हम लोग या तो एक ऑब्जेक्ट बुला सकते हैं, या तो एक मेंबर बुला सकते हैं, या तो उसे एलिमेंट भी बुला सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट बोला जाए या मेंबर बोला जाए, एलिमेंट बोला जाए, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो कॉमा से सेपरेटेड होगा यहाँ पे। ठीक है, उतना ध्यान रखना, वो कॉमा से सेपरेटेड होगा। ठीक है, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स अंदर के जो चीज़ें हैं उसे ऑब्जेक्ट मेंबर्स या एलिमेंट्स बुलाते हैं। सेट का नाम एक सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और अंदर के जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल सेपरेटेड बाय अ कॉमा। नेक्स्ट, अगर मुझे दिखाना है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट को बिलोंग करता है तो उसे लिखना कैसे है, उसे लिखना ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने सेट का एग्जाम्पल लिया था उस सेट में था 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, तो अगर मुझे दिखाना है कि 2 जो आइटम है, 2 जो मेंबर है या ऑब्जेक्ट है, जो एलिमेंट है, वो ए को बिलोंग करता है, तो मैं वो ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये जो साइन है ये है साइन बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, एंड दिस इज द ग्रीक लेटर एप्सिलॉन। ठीक है, ये ग्रीक लेटर एप्सिलॉन है। अब अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 ए को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ए में क्या था, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, तो मैं 3 के लिए क्या लिखूंगा, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब आप क्या करोगे, आप बिलोंग्स टू का साइन दोगे, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस मार दोगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, समझा इतना। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा एक सेट है हमारे पास जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है वेदर इसमें 5 जो है वो ए को बिलोंग करता है या नहीं, 8 जो है वो ए को बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, अब 5 ए को बिलोंग करता है, तो ये जो स्पेस है यहाँ पे मुझे ये फिल करनी है, तो इस स्पेस में मैं क्या लिखूंगा, बिलोंग्स टू का साइन दे दूंगा, मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 8 उसमें नहीं आता, तो मैं यहाँ पे स्पेस में क्या भर दूंगा, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 जो है वो ए में नहीं आता, तो 0 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 आता है उस सेट में, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी आता है उस सेट में, तो मैं 2 के लिए क्या लिखूंगा, 2 बिलोंग्स टू ए। एंड फाइनली 10 उसमें नहीं आता, तो मैं 10 के लिए क्या लिखूंगा, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है,
इतना क्लियर है? आगे बढ़ें। नाउ आगे बढ़ने से पहले अब हमने क्या देखा कि किसी भी सेट का एक नाम हम दे सकते हैं और वो नाम देना है कैपिटल लेटर से, ठीक है। बट मैथ में कुछ सेट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी वो नाम दिया गया है और वो नाम आप किसी भी सेट के लिए, किसी भी रैंडम सेट के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो नाम जो होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। कुछ लेटर्स हैं बेसिकली, कुछ सेट्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं, तो वो आप कहीं भी रैंडमली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इनफैक्ट बहुत बार ऐसे भी होगा कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये लेटर दिया जाएगा कि हमारा सेट है n, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि n किसका सेट होता है मैथमेटिकली, वो किसका ऑलरेडी रिजर्व्ड सेट है, तो कौन से नंबर्स उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये जो नाम है ये आपको याद करने पड़ेंगे कि ये किन का सेट है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दीज, ठीक है। अगर कैपिटल N आया तो वो किसकी बात कर रहा है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। अगर Z आता है तो वो किसकी बात कर रहा है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगर Q आया तो वो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। अगर कैपिटल R आया तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगर Z के ऊपर ऐसे प्लस का साइन आया तो मतलब वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगर Q के ऊपर ऐसे प्लस का साइन आया तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। अगर R के ऊपर प्लस का साइन आया तो वो पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगेन दीज आर ऑलरेडी रिजर्व्ड, ये नेम्स जो हैं ये ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, ये लेटर्स ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, तो ये आप रैंडमली कहीं भी यूज नहीं कर सकते। और क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे ये सेट के नाम आपको दिए जाएंगे, आपको दिया जाएगा कि x जो है वो n को बिलोंग करता है, विच मीन्स x इज अ पार्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इतना समझा? अब ये अगर आपने समझा तो इसके बाद हम लोग अब करेंगे कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने बेसिक नोटेशन उसका देख लिया, बट सेट को लिखना कैसे है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि इसके ऊपर एक सेट लिखो तो वो लिखना कैसे, वो हम लोग देखेंगे। सो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब सेट को दिखाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। अब रोस्टर वर्ड जो होता है ना, रोस्टर वर्ड का लिटरली मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब एक लिस्ट है, उसमें हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अलग से लिखा गया है। रोस्टर का मतलब ही वही होता है। तो जब हम लोग सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अलग अलग करके क्लियरली हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। इतना समझा? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि एक सेट है मेरा A, जिसके अंदर 2, 4, 6 एंड 8 है, ठीक है। तो ये जो मैंने सेट लिखा है ना, जिसमें हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्ट को क्लियरली एक एक करके दिखाया है, ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेट A जो है मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अगेन ये कंसेप्ट है, ये याद रखना, मतलब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। आपको बोला जाएगा किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, या कोई भी कुछ भी आपको क्वेश्चन देके आपको बोलेंगे कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो ऐसे आपको लिखना है। मीनिंग आपको उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके लिखते जाने हैं अलग से, ठीक है। समझा इतना? अब कुछ बातें हैं नोट करने के लिए रोस्टर फॉर्म में। इसमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 4 की जगह पे 4 2 लिखता हूँ, 6 8 की जगह पे 8 6 लिखता हूँ, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते। अगर आपने एक बार इसमें 2 लिख दिया तो वो 2 फिर से यहाँ पे नहीं आएगा। अब जब आपने एक बार 4 मेंशन कर दिया तो 4 और कहीं भी बार सेकंड टाइम मेंशन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाता है कि मुझे एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें स्कूल वर्ड के सारे लेटर्स आते हैं, ठीक है। एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें स्कूल वर्ड के सारे लेटर्स आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मेरे पास लेटर्स कौन कौन से हैं? मेरे पास S है, मेरे पास C है, मेरे पास H है, मेरे पास O है, मेरे पास L है, ठीक है। अब यहाँ पे O 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सेट में 2 बार लिखेंगे, हम लोग सेट में उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, भले ही उस वर्ड में 2 बार आ रहा हो, लेकिन सेट में वो लेटर सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है। तो हमने S लिखा, हमने C लिखा, हमने H लिखा, हमने एक बार O लिखा और हमने L लिखा, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगेन ये एक दूसरा कंसेप्ट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक ऐसे भी हो सकता है कि आपको रोस्टर फॉर्म में एक सेट देंगे और आपको बोलेंगे कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। ऐसे भी हो सकता है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया जाएगा और बोला जाएगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑलरेडी है तो सेट बिल्डर फॉर्म की ज़रूरत ही क्या है? अब कुछ सेट्स होते हैं ना, वो इतने बड़े होते हैं कि हम लोग उसका एक एक आइटम बैठ के लिखने जाएंगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आपको बोला जाए कि एक सेट बनाओ जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स आने चाहिए, अब नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक बैठ के आप लिखोगे वो नंबर्स, समझा? तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के बजाय उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली क्या करता है? सेट बिल्डर फॉर्म एलिमेंट्स को अलग अलग मेंशन नहीं कर देता, बट एलिमेंट्स की सिर्फ एक प्रॉपर्टी मेंशन कर देता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जाए कि मुझे नेचुरल नंबर्स का सेट चाहिए, सारे नेचुरल नंबर्स उसमें आने चाहिए, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा। मैं इनफैक्ट क्या बोलूंगा कि इस सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी प्रॉपर्टी मेंशन कर दे रहा हूँ। तो एनीवन रीडिंग दैट प्रॉपर्टी वुड अंडरस्टैंड कि इस सेट में कौन से नंबर्स आने वाले हैं। समझा इतना? अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है सेट बिल्डर फॉर्म का, इसमें हम लोग लिखना भी सीखेंगे कि सेट बिल्डर में लिखना कैसे है। एक सेट है जिसमें मैं लिख रहा हूँ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। सो बेसिकली मुझे लिखना है AEIOU, ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये 5 चीज़ें मुझे एक सेट में चाहिए और वो सेट मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उस सेट को एक नाम दे देंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर से, फिर उसको कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे ऐसे जैसे यहाँ पे रखा है, ठीक है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसका हर एक एलिमेंट हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। बेसिकली एक्स एक प्लेस होल्डर है, मतलब एक्स की जगह पे कोई भी एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि एक्स उसका एलिमेंट है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक ऐसा प्लेस होल्डर है जिसकी वैल्यू सेट के एलिमेंट्स के हिसाब से चेंज होगी। मतलब एक्स की वैल्यू ए भी होगी तो एक्स की वैल्यू आई भी होगी, तो एक्स की वैल्यू ओ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू ई भी हो सकती है। समझा इतना? यहाँ पे x इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेट, x इज अ प्लेस होल्डर फॉर एवरी एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। तो वो क्लियरली आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि x की यहाँ पे वैल्यू क्या है। तो उसको मैं लिखूंगा कैसे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे एक कोलन बना दूंगा ऐसे, ठीक है। अब काफी बार ऐसे भी होगा कि इसकी जगह पे आप एक स्ट्रेट लाइन देखोगे, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखोगे, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन भी चलेगी, ये कोलन भी चलेगा। तो प्लीज वो स्ट्रेट लाइन देखिए कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कहाँ से आया। इट कैन ईदर बी दिस कोलन और इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट उसको रीड कैसे करना है, उसको रीड करना है, इस साइन को पर्टिकुलरली रीड कैसे करना है, उस साइन को रीड करना है सच दैट, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस पूरे को रीड करने जाऊं तो मैं कैसे रीड करूंगा, मैं बोलूंगा V इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनी एलिमेंट इन जनरल, ठीक है। सो मैं रीड कैसे करूंगा, V इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट, ठीक है, यहाँ पे साइन को रीड कैसे करूंगा, सच दैट x is a vowel in the English alphabet, ठीक है। V is a set of all elements of x such that x is a vowel in the English alphabet, ठीक है। तो इसमें V मेरा नाम है, x कोई भी एक जनरल एलिमेंट दिखा रहा है सेट में, ये सच दैट दिखा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है ये बेसिकली मेरे सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, ये मेरे सेट के एलिमेंट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से हम लोग रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं, या जिसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करना, सिर्फ उसको रीड कैसे करना है, V इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसको यहाँ पे साथ में रख के देखते हैं, एक बार यहाँ पे देख लो, V इज अ सेट, ठीक है, ऑफ ऑल x सच दैट, फिर यहाँ से यहाँ तक जो आपने लिखा है डायरेक्टली वो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पे आपको लाइक आई सेड बिफोर कि आपको बोला जा सकता है, आपको एक सेट बिल्डर में एक सेट दिया जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया जा सकता है, और आपको बोला जा सकता है कि उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ए आपको एक सेट दिया जाएगा, आपको लिखा जाएगा एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 10, ठीक है। एक बात यहाँ पे नोटिस करना, अगर मुझे बोला है बिटवीन 3 and 10 तो मैं 3 को इंक्लूड नहीं करूंगा और 10 को भी इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3 and 10 के बीच में जो नंबर्स है 4, 5, 6, 7, 8 and 9, वो सारे नंबर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से निकाल के रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। अगेन रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या, कि आप हर एलिमेंट को इंडिविजुअली वहाँ पे लिख के आओगे, हर एलिमेंट इंडिविजुअली मुझे दिखना चाहिए कि वो क्या है, ठीक है। इतना क्लियर है? बढ़े आगे। अब ये हमारे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। पहला हमें सेट दिया गया है, हमें बोला गया है A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब x की जो वैल्यू आएगी, एलिमेंट्स की जो वैल्यू आएंगी, जो एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो -3 और 7 के बीच में आएंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज घाई मत करना, जल्दी जल्दी में रीड मत करना, ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि यहाँ पे लेस देन का साइन है, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू -3 हो सकती है लेकिन x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, समझा। मतलब आप ये सेट -3 से स्टार्ट करोगे तो -3 तो उस सेट में आएगा बट 7 उस सेट में नहीं आएगा। इट्स लेस देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इट्स मोर देन और इक्वल टू -3 बट इट्स लेस देन 7, ठीक है। सो मोर देन और इक्वल टू -3 मतलब -3 भी आएगा, बट इट्स लेस देन 7 मतलब 7 उसमें
नहीं आएगा। ठीक है, उतना क्लियर है। तो हमने रोस्टर फॉर्म में देखो वो सेट कैसे लिखा है, -3 से हम लोगों ने इंटीजर्स लिखना चालू किया एंड वी वेंट अप टू 6। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट करें। B is a set of all x such that x is a natural number less than 6। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है और 6 से पहले वाला जो नंबर है उस पर स्टॉप कर देना है। तो मतलब 1 से लेके 5 तक आपको सारे नंबर्स इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट, C is a set of all x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। ठीक है, ऐसे 2-digit नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जिनका सम दोनों डिजिट्स का क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 2-digit नंबर से ही चालू करेंगे, मतलब 10 से चालू करेंगे। तो 10 to 20 के बीच में जो नंबर आता है जिसके डिजिट्स का सम है 8, वहाँ से चालू करेंगे। तो 17 हुआ, फिर 26 हुआ, फिर 35 हुआ, ऐसे करते करते 80 तक आप जाओगे। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट डी है फोर्थ में। D is a set of all x such that x is a prime number which is a divisor of 60। ठीक है, अब divisor of 60 का मतलब बेसिकली है आपका factors of 60। ठीक है, 60 का फैक्टर होना चाहिए वो नंबर, लेकिन वो नंबर एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सेट बनाने गए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2, 3 एंड 5। ठीक है, आई होप इतना क्लियर। नेक्स्ट E है मेरे पास। ई में है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, लेकिन अब ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ 2 बार आ रहा है तो मेरे सेट में वो एक ही बार जाना चाहिए। यहाँ पे टी मुझे 2 बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो वो मेरे सेट में एक ही बार आना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे TRIGONME एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, इसमें ई 2 बार आ रहा है और टी 2 बार आ रहा है तो हम लोग तो ई और टी को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो इस सेट में आएगा बी, ई, टी एंड आर। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखना, ये पहले क्वेश्चन में ना ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस आएगा ऐसा। ठीक है, वो यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस है, ये नहीं आएगा, कर्ली ब्रेस आएगा यहाँ पे, प्लीज वो ध्यान देना। ठीक है, अब ये सारे सेट जो है मुझे वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं तो पहला जो आएगा, पहले हम लोग को कुछ भी उसको एक रैंडम नाम दे देंगे। ठीक है, अगेन इतना ध्यान में रखना कि ये जो नेम्स हैं दे शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट विद द नेम्स दैट आर ऑलरेडी रिजर्व्ड। मतलब इसमें आप एन या क्यू या फिर जेड, ये सब नेम्स जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं ये यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ ए। अब बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, बोलते हैं कि सेट बिल्डर में सेट का नाम देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सॉरी, बहुत सारे कॉलेजेस में बोलते हैं कि सेट का नाम देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आप ये अपने एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लेना वेदर दे वांट दिस नेम और नॉट। 11 साल से पढ़ा रहा हूँ एंड एवरी ईयर मेरे साथ ये होता है, मैं जब भी बोर्ड पे ऐसे कुछ नाम लिखता हूँ तो बोलते हैं कि हमारे तो स्कूल में मना किया है, तो प्लीज़ एक बार अपने कॉलेज से ये बात कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट जो सेट है वो हम लोग कैसे लिखेंगे। पहली बात तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो x की जगह पे आएंगे। ठीक है, लेकिन x की यहाँ पे वैल्यू क्या है वो पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहला जो मेरा क्वेश्चन है उसमें आ रहा है 3, 6, 9 एंड 12। ठीक है, मतलब मुझे क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 जा, ये 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा। ठीक है, तो मतलब मैं हर एक एलिमेंट को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 3n। ठीक है, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1, उसकी वैल्यू हो सकती है 2, उसकी वैल्यू हो सकती है 3, उसकी वैल्यू हो सकती है 4। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो n है कौन से सेट को बिलोंग करता है। ये नेचुरल नंबर्स है ना सारे, ये सारे नेचुरल नंबर्स है ना, तो बिफोर मैं इसकी प्रॉपर्टी मेंशन करूं मुझे पहले ये मेंशन करना पड़ेगा दैट n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि डायरेक्टली ऐसे आएगा, तो आपको याद रखना है कि n क्या होता है, n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड अब हम लोग नेचुरल नंबर्स की तो बात कर रहे हैं बट हम लोग सारे नेचुरल नंबर्स की तो बात नहीं कर रहे। हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके 4 तक उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग तो करता है, लेकिन n की वैल्यू 1 और 4 के बीच में है। ठीक है, मतलब n कैन बी इक्वल टू 1 एज वेल एंड कैन बी इक्वल टू 4 एज वेल। तो यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे दे देना ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे नेक्स्ट में बोला है 2, 4, 8, 16, 32। अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये 2 के पावर्स की बात चल रही है। 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 एंड 2^5। ठीक है, तो मतलब मैं उसको क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2^n। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब n किसको बिलोंग करता है, n नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, n जो है नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है, लेकिन वो सारे नेचुरल नंबर्स की वैल्यू नहीं ले रहा, वो सिर्फ किसकी वैल्यू ले रहा है, वो 1 एंड 5 के बीच में इंक्लूडिंग 1 एंड 5 उनकी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, मतलब 1 से लेके 5 तक नंबर्स जो है उनकी वैल्यू ले रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे क्लियरली नेक्स्ट में दिख रहा है, ये अगेन 5 के पावर्स है। देखो 5^1, 5^2, 5^3 एंड 5^4। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे 5n। ठीक है, अगेन हमारा ये जो n है किसको बिलोंग करता है? टू कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और इसकी यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, ये 1 से लेके 4 तक जा रहा है, इंक्लूडिंग 1 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रेसेस देना भूल गया हूँ शायद, एक सेकंड, यहाँ पे ये ब्रेसेस आएंगे, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है मेरे पास 149 डैश डैश डैश, यहाँ से लेके है 100। ठीक है, पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले नंबर्स के बीच का एक पैटर्न आप एस्टैब्लिश कर लीजिए कि इसमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, वंस यू एस्टैब्लिश दैट पैटर्न, उसके बाद ही आप उस सेट को लिखना चालू करना। ऐसे मत करना कि आपने लिखना चालू कर दिया, उसके बाद आप उसको लिख के कट करो, अरे नहीं ये ऐसा नहीं है, अरे ये वैसा नहीं है। थिंक बिफोर यू राइट। कभी भी लिखा जाता है सोचने के बाद, लिखने के बाद सोचा नहीं जाता। ठीक है, तो प्लीज़ वो मिस्टेक मत करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर्स है ना, इनके बीच में पैटर्न क्या है? ये सारे ना किसी नंबर के स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन, वहाँ से लेके 10 तक का स्क्वायर है। ठीक है, 10 तक का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? यहाँ पे लिख दूंगा x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, यहाँ से लेके कहाँ तक? 10 तक आएगा। ठीक है, तो n किसको बिलोंग करता है? वो नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? उसकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, इंक्लूडिंग 1 एंड 10। ठीक है, इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन समझा? पक्का? बढ़े आगे। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें आपको बोला है ऑल द एलिमेंट्स लिस्ट करने के लिए। जब भी हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट करके अलग अलग दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको वही बोल रहा है कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक सेट दिया गया है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म को लिस्ट फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बोला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, बेसिकली लिस्ट फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब सारे ऑड नेचुरल नंबर्स उस सेट में आने चाहिए। तो मैं ऑड नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूँ 1 3 5, बट लाइक आई सेड ये नंबर्स पता नहीं कहाँ तक चलते जाएंगे, तो मुझे सारे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले के मैंने 3 4 दिखा दिए, उसके बाद डॉट 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 डॉट। ठीक है, या फिर एलिप्सिस आप ऐसे दिखा सकते हो, डैश डैश करके एलिप्सिस भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट, एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है लेकिन उसकी वैल्यू किसके बीच में आ रही है? -12 एंड 9/2 के बीच में आ रही है। ठीक है, सबसे पहले अगर इंटीजर है तो बेसिकली वो फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, तो जो भी हमारे सेट में नंबर्स जाएंगे वो फ्रैक्शन वाले तो होंगे नहीं। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या करना है? पहले मुझे इसका मैंने वैल्यू निकाला है, इसका वैल्यू है -0.5। ठीक है, इसका मैंने वैल्यू निकाला है, इसका वैल्यू है 4.5, मतलब -0.5 एंड 4.5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं आपको वो लिखना है। अगेन फ्रैक्शन नहीं लिखना, इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, तो जब मैं अगर नंबर लाइन पे देखूंगा तो -0.5 के आगे इस साइड इंटीजर कौन सा आएगा? इंटीजर आएगा 0। ठीक है, 4.5 के पहले जो इंटीजर आएगा वो होगा 4। तो बेसिकली मुझे क्या बोला है कि इस सेट में 0 से लेके 4 तक सारे इंटीजर्स जाएंगे, मतलब 0 1 2 3 एंड 4 ये इंटीजर्स इसमें जाएंगे। ठीक है, याद मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये चैप्टर बहुत इजी है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट कि वैसे कॉम्प्लिकेशन कैसे उसमें बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगेन इट्स नॉट डिफिकल्ट पर से, बट हाँ जितना इजी ये दिखता है शुरू में उतना इजी एंड तक नहीं रहता, और इसमें आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ भाई थोड़ा इसमें भी दिमाग चलाने की ज़रूरत है। ठीक है, सामने सामने से चैप्टर काफ़ी इजी दिखता है जब इसमें, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस करने आएंगे ना, स्पेशली आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करोगे या जो रेफरेंस बुक्स है हमारे उसके क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई जितना कंसेप्ट हम लोग को ईजी लग रहा था मे बी उतना ईजी नहीं है। इवन कंसेप्ट एज ईजी एज दिस मे रिक्वायर 2 seconds ऑफ थॉट बिफोर वी एक्चुअली नो द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट E है, E is a set of all x such that x is a month of a year not having 31 days। ठीक है, मतलब इसमें सारे मंथ्स आएंगे जो इसमें 31 डेज नहीं आते। ठीक है, तो मतलब फरवरी अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, एंड आई थिंक मैं मिस कर गया बीच में, हाँ मैंने 3rd and 4th मिस कर दिया। एनीवेज ठीक है, ई हमने कर लिया। थर्ड में x is an integer, x स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 4 से कम या 4 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर्स कौन से होंगे? -2 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होगा? +4 ही होगा ना।
ठीक है, तो मतलब -2 भी उस सेट में आ सकता है, -1 भी आ सकता है, क्योंकि मुझे बोला है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से उसका स्क्वायर कम होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर होगा 1 विच इज़ लेस देन 4, तो ये भी हमारे सेट में आएगा, ठीक है। देन वी हैव 0, 1 एंड 2। इन सारे नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं वो क्या है, 4 से कम या 4 के इक्वल है। नेक्स्ट मुझे बोला है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अगेन एल यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 बार लिखेंगे, सेट में एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते, तो एल इसमें एक ही बार आएगा, ठीक है। फिफ्थ हम उन्होंने एक्सीडेंटली कर लिया पहले ही, उसके बाद हम लोग सिक्स करते हैं। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, ठीक है। सिक्स्थ यहाँ पे पहली बात तो प्रीसीड्स का मतलब है कम्स बिफोर, ठीक है, मतलब मुझे ऐसे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो के से पहले आते हैं, मतलब वॉवेल्स इसमें आएंगे क्या, वॉवेल्स इसमें नहीं आएंगे, मतलब ए आई ई ओ यू ये सारे नहीं आएंगे, बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं कॉन्सोनेंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। और वो यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, यूजुअली जो एलिमेंट्स होते हैं ना यूजुअली स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, अनलेस आपको कोई ऐसा सेट है जिसमें सारे कैपिटल में जाते हैं तो बात अलग है, बट अगर आपको दिया नहीं है कि अपर केस या लोअर केस, तो ट्राई राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। एक्चुअली एक ऐसा रूल भी होता है, बट दैट रूल इज इन दैट स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। तो इसमें स्मॉल लेटर्स में आप ये कॉन्सोनेंट्स लिख देना, बट कहाँ तक जाएगा कॉन्सोनेंट, के से पहले तक जो भी कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, मतलब जे तक, वहीं तक लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट करें। ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और हमारे आज के वीडियो का। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, आपको कुछ यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट्स दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म कौन से सेट बिल्डर से मैच करता है। फर्स्ट हमारा 1, 2, 3 एंड 6, ये हमारा मैच करता है सी से। एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब एक फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, तो इसमें वो एलिमेंट्स दिए गए हैं। सेकंड 2 और 3, ये हमारा मैच करता है ए से। x such that x is a prime number and a divisor of 6, प्राइम नंबर भी होना चाहिए एंड फैक्टर ऑफ 6 भी होना चाहिए, तो उसमें सिर्फ कौन से नंबर्स आएंगे 2 एंड 3, ठीक है। थर्ड जो हमारा रोस्टर सेट है ये मैच करता है हमारे डी से, ठीक है। डी में क्या दिया, x such that x is a letter of the word mathematics। अगेन इसमें कुछ चीज़ें कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, वो देखो क्लियरली यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। एंड फाइनली फोर्थ जो है वो हमारा मैच करता है बी से। 1, 3, 5, 7 एंड 9, मतलब इसमें ऑड नेचुरल नंबर्स है लेस देन 10, ठीक है। समझा इतना? आई होप आपको मज़ा आया, बट लाइक आई सेड प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज दिस एक्सरसाइज सीम्स इजी इनफ डजंट मीन कि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो इक्वली इजी रहेंगे। आपके एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स बेसिकली बनाए जाते हैं ना, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बिगिनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते जाते हैं एंड स्लाइटली एंड जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि हाँ हम लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत ईजी है, बट प्लीज़ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जिसमें डेफिनेटली आपको 2 सेकंड के लिए सोचना पड़ेगा, मतलब इतना ईजी चैप्टर होने के बाद भी आपको 2 सेकंड उसमें लगेंगे कि अरे हाँ यार इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कंसेप्ट कितना भी इजी कितना भी हार्ड लगे, सारे कंसेप्ट को प्लीज़ इक्वल अटेंशन देना, सारे कंसेप्ट को समझने में इक्वल टाइम लगाना। प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आके ऐसे मत कर देना कि अरे ये कंसेप्ट बहुत इजी है, ये तो पढ़ा हुआ है, चलो आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी इजी से इजी कंसेप्ट पे एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया जा सकता है, नॉट डिफिकल्ट बट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया जा सकता है, विच विल एक्चुअली टेस्ट कि आपने उसके कंसेप्ट का हर पार्ट हर परसेंटेज उसका समझा है या नहीं समझा है। बाकी के चैप्टर के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर आई हैव फिनिश्ड टीचिंग द एंटायर चैप्टर। एक बार इस चैप्टर के सारे वीडियोस मैं पोस्ट कर दूंगा ना, तो इसका जो लास्ट वीडियो होगा चैप्टर का उसमें आपको ये पूरा पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है। सो फॉर नाउ इफ यू डोंट वांट टू राइट एनीथिंग डाउन, आई वुड प्रेफर कि आप साथ में लिखते जाओ तो बेटर, कॉपी पेन लेके आप लिखते जाओ तो बेटर, नहीं भी लिख रहे हो तो ठीक है, आपको लास्ट में पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड आफ्टरनून।